हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपका दूसरा टॉपिक है समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। तो ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था वास्तव में प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी बिंदु से अगर कोई प्रकाश स्रोत से किसी बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, सेम वही वर्क जो मैंने आपके द्वारा इस संसार को देखने के लिए जो प्रोसेस मैंने बताया था वही प्रोसेस होता है। मान लीजिए मैंने कहा आपके पास एक समतल दर्पण है, ध्यान करिए, एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण से एक बिंदु है, ये ध्यान करते एक बिंदु है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी। तो ध्यान करिए, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है और बहुत किसी प्रकाश स्रोत से किरण पड़ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर के दर्पण पर पड़े। अब मान लीजिए हम इसको प्रकाश स्रोत मान लीजिए, सपोज करो यहाँ से जो प्रकाश स्रोत पड़ रहा है ये प्रकाश को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अब इस कंडीशन में दूसरे प्रकाश स्रोत को आप भूल जाइए, आप इसको मानिए ये प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमने माना दो प्रकाश की किरण। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कम से कम दो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये क्या करेंगे, परावर्तन के पश्चात मान लो ये इधर से परावर्तित होगी, हमने सब कुछ कहा इधर से परावर्तित हो गई और ये इंसिडेंट हो रही थी और ये इधर से परावर्तित हो गई, ये इधर से परावर्तित हो गई। तो ध्यान करिए कि ये जो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की सॉरी ये सीधी होनी चाहिए, ये जो प्रकाश की किरण होगी, अगर हम इस प्रकाश की किरण हम इधर से देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई परावर्तित हो गई, आपको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब वास्तव में जाएंगी तो यहाँ से, लेकिन क्या होगा, ये लगेगा कि यहीं से नहीं जा रही है, ये कहीं पीछे से आ रही है। और जो पीछे से आती हुई आपको लगेगा, आपको आभासित होगा, आपको इसका आभास होगा। और आभास होना क्या है मैंने बताया आपको, जो ये आभास होगा हमको लगेगा कहीं इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये वैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, लेकिन ये प्रकाश की किरण हमको लगेगी कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों आभासित किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी मेरे प्यारे बच्चों, उस बिंदु का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा। कम से कम ऐसा नहीं यही नहीं होंगी, ऐसे हजारों प्रकार, ऐसे लाखों प्रकाश की किरणें होंगी जो यहाँ से दर्पण पर आपतित होंगी। यानी हम हजारों लाखों न करोड़ों प्रकाश की किरणें होंगी जो यहाँ से आपतित होंगी, लेकिन कम से कम दो प्रकाश की किरणें अगर किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंब का यहाँ प्रतिबिंब बनता है, उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज क्रिएट होता है। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण के लिए अगर हम यहाँ से लंब डालें और यहाँ से लंब डालें, ये लगभग एक सीध में आते हैं और ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं। हमेशा याद रखिए, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं। किसी क्लास में आपको सिद्ध करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं। आप इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ध्यान दीजिए, आशा है कि मान लो ये क्या है, तो दर्पण है, दर्पण के इस पार तो वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही, दर्पण के इस पार क्या दिखाई पड़ रहा है, इसका इमेज दिखाई पड़ रहा है। तो ये दूरी, अगर ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों x है तो ये भी दूरी क्या होगी, x होगी। हमेशा याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि समतल दर्पण के सामने आप 5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपसे आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, तो कितनी दूरी पर होगा, 5 मीटर ये है, तो 5 मीटर यानी दर्पण से 5 मीटर अंदर प्रतिबिंब भी है, तो ये कितनी दूरी कितनी हो जाएगी, कुल 10 हो जाएगी। एक प्रश्न ऐसा बनता है, हमेशा याद रखिएगा, ये कितना है, ये 5 है, ये भी 5 होगी। यानी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, दर्पण से जो बिंब की दूरी थी उसका प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से या प्रतिबिंब की बिंब से दूरी लेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। यानी ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये इमेज है। इमेज का मतलब ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये आपका इमेज है। अगर हमने कहा ये 5 फीट है या 10 फीट है तो ये भी 10 फीट होगी, तो कितना हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा। कभी कभी इसमें एक प्रश्न और बनता है, इसको आप ध्यान रखें। प्रश्न आपसे पूछता है कि दर्पण के सामने आप खड़े हैं, और आप जो है, मान लीजिए आप जो है वो
5 मीटर पर सेकंड के वेग से आप आगे बढ़े। तो ध्यान करिए, जो आपका दर्पण है, वो आपका इमेज है, वो भी क्या होगा, वो भी आपको 5 मीटर पर सेकंड से, ये 5 मीटर पर सेकंड से आप दर्पण की तरफ आगे बढ़े, तो आपका इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ेगा। तो ध्यान करिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। उसी उतने ही समय में जो आपके इमेज ने 2 टाइम्स दूरी तय किया, यानी आपने अगर आपने क्या किया, 1 सेकंड में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, आपने 1 सेकंड में अगर मान लो जैसे 5 फीट मान लिया, हमने 5 फीट मान लिया या हमने 2 फीट मान लिया, आया 5 फीट ही मान लिया, 1 सेकंड में अगर हमने 5 फीट हम आगे बढ़े, तो जो आपका इमेज होगा वो 5 फीट इमेज भी आगे बढ़ेगा। तो ध्यान करिए, पूरी दूरी कितनी कम हो गई, 5 फीट इधर कम होगी, 5 फीट इधर कम हो गई, कुल 10 मीटर कम होगा, यानी 10 फीट कम हो गई। एक ही सेकंड में कितना कम हुआ, 10 फीट कम हुआ। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी हुई, जो आपको इमेज की वेलोसिटी जो आपकी तरफ आती हुई प्रतीत होगी, वो 2 टाइम्स होगी। यानी आपसे पूछेगा, अगर 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आप दर्पण की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपका इमेज कितने वेग से आगे आते हुए दिखाई पड़ेगा। तो कितने वेग से दिखाई पड़ेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड, वो 10 फीट पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। मीटर सेकंड में आप कन्वर्जन ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा, तो इतना आपको आगे दिखाई पड़ेगा। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न परीक्षा में आपसे यहाँ से भी पूछता है। तो इन दोनों प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों हम ध्यान से रखेंगे, ये दोनों प्रश्न मेरे ध्यान में, हम सबके ध्यान में होना चाहिए। और अब हम लोग को जो पढ़ना है, वास्तव में जो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से है, वो क्या है, गोलीय दर्पण है। वो क्या है, गोलीय दर्पण के विषय में विस्तार से जानना। तो गोलीय दर्पण आपने देखा था। गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार का था, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का था। एक दर्पण कैसा था, एक था कॉन्केव था, एक था कॉन्वेक्स था। एक कैसा था, अवतल दर्पण था। एक कैसा था, अवतल दर्पण था। और दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर था। दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण था। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इन सब के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो इनके बेटा कुछ घटक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पॉट पॉइंट्स होते हैं। हमें क्या होना होगा, इस दर्पण के स्पॉट पॉइंट्स को समझना होगा। बिना स्पॉट पॉइंट्स को समझे हुए हम वास्तव में गोलीय दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो पहला स्पॉट पॉइंट गोलीय दर्पण का होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, जैसे सपोज करें मेरे पास एक ये बॉल है और इस बॉल से मैंने छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया। इस बॉल से मैंने छोटा सा टुकड़ा बाहर कर दिया, ये टुकड़ा बाहर कर दिया। सपोज करो अगर ये मेरे प्यारे बच्चों कांच होता, पूरी बात ध्यान समझिए, अगर ये कांच होता तो कांच होता तो इस कांच से हम दर्पण बना सकते थे। अगर हम इधर की तरफ पेंट करते तो दर्पण इधर होता, अगर हम इधर की तरफ पेंट करते तो दर्पण इधर होता। ध्यान करिए, अगर हम अंदर की तरफ पेंट करते तो उत होता, यानी बाहर की तरफ दर्पण होता, उभरा हुआ तब दर्पण का कार्य करता। तो ये कैसा दर्पण कहलाता, उत्तल दर्पण कहलाता। अगर हम अव की तरफ पेंट करते, मतलब धसे हुए भाग की तरफ पेंट करते, डीप सरफेस की तरफ हम क्या करते, पेंट करते, तो जो उभरा हुआ तल है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। अंग्रेजी में भी इसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। अवतल को कॉनकेव सरफेस बोलते हैं और उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। जब हम मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव सरफेस को, जब हम अवतल को पेंट करेंगे तो उत्तल की तरफ दर्पण होगा, जब हम उत्त को पेंट करेंगे अवतल की तरफ दर्पण होगा, ये होगा। अब इसका हमें वक्रता केंद्र फाइंड करना है। मान लो आप कल्पना करो ये दर्पण है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है। केंद्र का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी न किसी एक गोले का हिस्सा है। ध्यान करिए, किसी गोले का हिस्सा है और जिस गोले का हिस्सा है उसका अपना एक केंद्र होगा। जिस गोले का हिस्सा है अपना उसका केंद्र होगा। जो वही केंद्र है, वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। मतलब जितनी दूरी पर आप ध्यान करें, आप इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, इसका केंद्र मान लो कहीं न है, इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर था, तो जितनी दूरी पर केंद्र था इसका, तो वही पॉइंट इसका वक्रता केंद्र, यानी स्पेस में वक्रता केंद्र होगा। जो स्पेस में वक्रता केंद्र होगा, दर्पण कहीं भी जाएगा इसके साथ ही वक्रता केंद्र लगा रहेगा।
तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आप अपने आप से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ध्यान करिए, मैं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। हम बोलते हैं कि गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले हालो गोले का मतलब स्फीयर, जिस खोखले गोले का ए पार्ट होता है, मेरा अंश भाग होता है, मेरे क्या होता है, अंश भाग होता है, क्या होता है, अंश भाग होता है, अंश भाग होता है उस गोले का, क्या बोलते हैं, उस गोले का जो केंद्र होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। सॉरी, थोड़ा लैंग्वेज आप देखिए कहीं गड़बड़ हो तो ठीक करिएगा। वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, हमने क्या बोला, ये अवतल दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। इसको थोड़ा मिटाने के बाद में समझा रहा हूँ, आप कापी पे समझ लीजिए। आपको मैंने प्रैक्टिकली बात को दिखाया है कैसा होता है, आप जरा इस बात को समझ लें। जैसा मैंने कहा प्यारे बच्चों, आपके पास क्या है, एक गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण जो है किसी गोले का क्या हिस्सा रहा होगा, अब जिस गोले का हिस्सा रहा होगा उस गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र ज्ञात करने की विधि है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। किसी आर्क से अगर हम ध्यान करें, अगर हम दर्पण को 2D में लेंगे तो 2D में लेंगे तो क्या होगा, सर्कल जैसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम किसी गोले के कटे हुए भाग को, अगर इसके गोले के कटे हुए भाग को हम ये 3D में दिखाई पड़ रहा है, 3D का मतलब लंबाई चौड़ाई में दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको हम सीधा एकदम से सीधा करेंगे तो एकदम से सीधा जो दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या 2D में वो सर्कल के आर्क जैसा दिखाई पड़ेगा। तो अब इस सर्कल के आर्क को आप 3D में दर्पण समझना, जो फिगर तो 2D में बनेगा, जो 2D में बनेगा वो किसी न किसी सर्कल का क्या होगा, आर्क होगा, और उस सर्कल के आर्क को आपको क्या समझना होगा, दर्पण समझना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम सपोज करें, हम किसी आर्क से सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, किसी आर्क से सेंटर फाइंड करने का आपने मैथमेटिक्स में एक तरीका पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ा होगा, जैसे मान लो कोई आर्क है तो आर्क से क्या करते हो आप, दो आर्क पर दो क्या करें, हम दो कार्ड ड्रा कर दें, दो जीवा ले लें और इस जीवा का परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक खींचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप जानते हैं ना, आर्क लेके इधर दोनों तरफ लगाना, इधर लगाना, तो क्या करेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर जाएगा, इधर जाएगा। आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को दो भागों में बांटता है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लंब भी है, ये दोनों पार्ट बराबर भी हैं। इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं सेंटर पर होगी। अगर यही काम हम दूसरे कार्ड से करते हैं, यही वर्क मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरी जीवा से करते हैं, तो दूसरी जीवा भी सेंटर से कहीं ना कहीं जाएगी। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो सेंटर कहलाएगा, वो सेंटर कराएगा। अगर इसको हम दर्पण में कन्वर्ट कर दें तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। यही बिंदु क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र आशा है वक्रता केंद्र की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक पॉइंट और समझना आपको, ध्रुव तक हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे समझते हैं। एक पॉइंट आपको समझना है कि बेटा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के ध्रुव को सिंपल समझ लो। जैसे मान लो ये क्या है, ये दर्पण है, इसका एक मध्य बिंदु होगा। अगर इसमें एक बूंद पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, तो वो पानी जहां जाके रुकेगा, ध्यान करिए, वो पानी जहां जाके रुकेगा एकदम मध्य बिंदु पे जाके रुकेगा, एकदम मध्य बिंदु पे जाके रुकेगा, वहीं दर्पण का पोल कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। आशय है कि